नमस्कार दोस्तों, गुदर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आप इंतज़ार कर रहे होंगे मॉक टेस्ट 2 कब आएगा। तो देखते हैं आज आपका स्कोर कैसा रहता है। आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट। आज देखते हैं इस पार्ट में हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं या पूरे कर पाते हैं कि नहीं। चलो बोर नहीं हो जाएं, पेपर ऐसा ही आएगा 99%। देखिए, दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट। लेट्स गो माई चैम्प्स। ओके, 4 देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूरा डिटेल में दे रखा है। वैसे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन सही हैं। यहाँ इसका क्या दे रखा है भाई साहब? यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वैध नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो बताइए किस अधिनियम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1793, या चार्टर एक्ट 1813? तो आंसर क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आपको याद रखना है। द्वैध नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम से की गई, यहाँ इसकी व्याख्या दे रखी है। तो इसमें कितने सदस्य बनाए गए, क्या क्या हुआ, वो सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, चार्टर एक्ट। आप चार्टर का मतलब बताइए, चार्टर वगैरह क्या है और कितने चार्टर एक्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्या हुआ, तो बताना है इस चार्टर एक्ट में क्या आया था। तो बताइए भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। भारत में ईसाई मिशनरी को कार्य करने की अनुमति दी गई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों ही बात सही है। तो एक कंपनी का एक अधिकार क्या कर दिया गया था भाई? समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। फोर्थ क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 की प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। भारतीय दंड संहिता का निर्माण, गलत बात। भारत में द्वैध शासन, गलत बात। द्वैध शासन तो अभी पढ़ा था ना, पिट्स इंडिया एक्ट, ये वाला 1784। ठीक है। मिशनरियों के आगमन की अनुमति नहीं, अभी वो हमने ऊपर देखा था। मिशनरियों के आगमन की अनुमति कब दी गई? 1813। तो ये 1833 है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित किया, ये बात तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिक, याद रखना है। विलियम बेंटिक। बेंटिक ने बैटिंग की पहले भाई। ठीक है, याद रखना। कब की? 1833 में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार का बीज किस अधिनियम में बोया गया? तो बताइए, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, याद रखना है भाई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धी परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? बताइए। 1853। ये आपको याद रखना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत कब हुई? 1853। 1853 में मेरे हिसाब से शायद रेल भी चली थी, है ना? ट्रेन कब चली थी मेरे हिसाब से? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैं सही हूँ या गलत? रेल किस, कहाँ से कहाँ चली थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन, छठवां हो गया। ठीक है, 1853। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो आपको वायसराय बताना भाई, पहला कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग था भाई, चालाक था तो वायसराय बन गया। ठीक है, और आपको वायसराय पता ही क्या होता है? वायसराय जो वहाँ की रानी थी वो उसने बनाया था। ठीक है, गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके वायसराय बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। तो लॉर्ड कैनिंग पहले बने। 1858 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग रहे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। आगे देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीयों को विधायिका में नामांकित करना, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। भारतीयों को विधायिका में नामांकित किया गया। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। और 1857 की क्रांति पढ़ के जरूर जाना भाई। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो भारत प्रशासन अधिनियम 1892 नहीं, भारत परिषद अधिनियम 1909। शायद 1909 को मार्लिमेंटो बोलते हैं। अरे दिख गया आपको, या मार्लिमेंटो सुधार, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 जलियांवाला बाग बताइए कब हुआ हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, भारत शासन अधिनियम 1935। आपके जितने भी शासन अधिनियम वो सब खत्म हो जाएंगे इसमें। संघीय न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल सही बात है। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की शुरुआत, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत भाई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया, कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में किया गया, ठीक है। तो आपको पता ही, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अब बताइए इस शिक्षा को प्रांतीय सूची से समवर्ती सूची में कब रखा गया और किस किस सूची में कितने विषय हैं? ये कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख दो, ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची मत करो यार मोदी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत से किसे पृथक किया गया? तो बर्मा को यूज अलग कर दिया भाई। बर्मा को क्यों अलग किया? कारण था भौगोलिक दूरी, सांस्कृतिक भिन्नता थी, प्रशासनिक जटिलताएं थी, इसलिए इसे अलग कर दिया और हमें इसका दुख भी नहीं होता बर्मा का, ठीक है। अगला देखिए 14वां, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में एक संघीय ढांचा की स्थापना का प्रावधान था, बिल्कुल सही बात है। संघीय ढांचा वास्तव में लागू हुआ? अरे वास्तव में लागू है या फिर क्या बात है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ, केवल एक सही हमारा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1937, फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए 1935 अधिनियम फिर आ गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त किया गया, बिल्कुल सही बात है। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16, किसी विधेयक का संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और पारित कर राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या होगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे गलत, कि अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंध हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब गलत। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो 176 आई है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये याद रखना भाई। अभिभाषण से संबंधित वो एड्रेस करता ना, स्पेशल एड्रेस, 176 आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे रखें। अब ये बाकी के ये ऑप्शन भी बता दो मुझे, 123 में क्या है, 173 में क्या है, 177 में क्या है, जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है। 18 में देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, ये तो गलत बात है भाई, ठीक है, आपको पता ही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद, बिल्कुल सही बात है, और दूसरे राज्य का ही होता है, उस राज्य में जिस राज्य में राज्यपाल है उसका नहीं होता है ये। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समान होती है, ये गलत बात है, तो विवाह और सही सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रसाद पर्यंत रहता है, ये किस आर्टिकल में लिख रहा है? 156 में, ठीक है। और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये किस में लिख रहा है? 164 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन 19, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
उसमें लोकसभा सदस्य बनने की ये कोई बात नहीं है, ठीक है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद में 153 से 158 तक राज्यपाल की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चा पार्टी। अगला देखो 20वां क्वेश्चन। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ कौन थे भाई, बताओ। एस के प्रभा निर्मल दरबार में मरे, ये ट्रिक याद रखना। एस के प्रभा निर्मल दरबार में मरे। तो एस के सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद और दरबारा सिंह, चारों के चारों ही किस में मरे, कार्यकाल के दौरान मरे, ठीक है। एस के प्रभा निर्मल दरबार में मरे। एस के थे एस के सिंह, प्रभा थे प्रभा राव, निर्मल थे निर्मल चंद जैन और दरबार थे दरबारा सिंह, मरे थे मरे, ठीक है भाई। अब आगे देखो, तो इनकी डेट पूछ ली है तो ये लेन देखो 2498, 22 सितंबर 2003, 1 दिसंबर 2009 और 26 अप्रैल 2010। नेक्स्ट देखो भाई 21वां क्वेश्चन पढ़ो। देखो, भारतीय राजनीति में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और कथन हमें सही और बताना है, ठीक है। राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के भीतर कही गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही बात सही है भाई, तीनों ही बात सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th। आप पॉजिटिव भी देख लीजिए, पॉजिटिव बातें होती हैं मोस्टली वो सभी सही होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इन अनुच्छेद में 361 में रखा है, 361 के 1 में 300, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं भाई। ये देखो, भारत का संवैधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, बिल्कुल करता है भाई। भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किए बिना अपने विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और हाल ही की राजनीति में सक्रिय ना रहा हो? तो ये सहकारिता आयोग 1983 में ये बात निकल के आई, सुझाव दिया सहकारिता आयोग ने कि राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और हाल ही की राजनीति में वो सक्रिय नहीं होना चाहिए। सहकारिता आयोग ने ये बात कही, तो बात बहुत गहरी थी और बहुत ज़रूरी थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। सहकारिता आयोग भाई 1983 में याद हो जाएगी मेरे से रो तहलका मचा दो। अबके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेरनियाँ करो विचार भाई। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। किसी राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेट पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। और इनके बारे में यह बात हो रही है 361 2 में और 158 3 में वेतन वगैरह की बात है, यहाँ पे कार्रवाई की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25वां। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत में एक व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। ये नहीं क्यों लगा दी भाई, तो ये गलत हो जाएगी। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं, गलत बात है। राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया संविधान में निर्धारित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से करता है, नहीं करता भाई, और ये तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन सही है, 3rd ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, कालीबंगा के उत्खनन का आरंभ किस वर्ष तथा किस द्वारा हुआ था? प्रथम खोज बतानी है, तो ये बताना है आपको 1952 अमलानंद घोष, ठीक है।
तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा में पाए गए जुते हुए खेत, उससे इसका समय बताना है। तो 3000 BC, ये तो डायरेक्ट है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। सोथी, हाँ ये वर्ड अलग है। सोथी स्थल को किसके साथ जोड़ा जाता है? कालीबंगा। ठीक है, ये याद रखना भाई। सोथी, सोटी गंगानगर जिला राजस्थान, एक प्राचीन ग्रामीण सभ्यता का स्थल है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सीधा सीधा पूछ लिया है, तो सोथी देख के घबराना नहीं है, कालीबंगा के पास पहुँच जाना है। काली चूड़ी पहन के कहाँ पहुँच जाना है? गंगानगर, घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर संस्कृति के लिए किस संसाधन उद्यम को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है? तांबे उत्पादन और व्यापार के लिए। तंबाकू की खेती कहाँ से आई? तंबाकू बताया ना, समझ ये नहीं, कपास उद्योग नहीं। ठीक है, कपास मिल कब लगी भारत में? और राजस्थान बताना कब लगी, कमेंट में जल्दी लिख दो। ये तो इसका अगला क्वेश्चन। गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम लगभग किस अवधि से? 3000 से 2800 BC। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, कैथोलिक एज बोलते हैं, कैलकोलिथिक एज, ये आपको याद रखना, ताम्र पाषाण। बालाथल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालाथल से मिला अनूठा प्रमाण कौन जो रोग विशेष विज्ञान में दिलचस्प है? कुष्ठ रोग वाला। खोपड़ी में छेद मिले ना, खोपड़ी में 6 छेद मिले ना, क्या छेद मिले बताओ, क्या छेद मिले? तो वही खोपड़ी छेद वाला, लेप्रोसी हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बागोर स्थल किस काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो नव पाषाण, मध्य पाषाण मिश्रित। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भीलवाड़ा जिले में बागोर। कहाँ पे भाई? भीलवाड़ा जिले में एक प्रगति स्थल है। न्योलिथिक, ये आपको ये वर्ड भी, मीजोलिथिक, न्योलिथिक, ये वर्ड पूछ लिया था मैच द फॉलोइंग के लिए, आप याद रखना। ठीक है, अभी जो आया था उसको ताम्र पाषाण वाला कैलकोलिथिक। ठीक है, याद रखना। बैराट स्थल किसके लिए ऐतिहासिक व्यक्ति का गठन या घटना का उल्लेख करता है? अशोक का बेलनाकार शिलालेख मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बैराट में बेलनाकार। ठीक है भाई, याद रखना। अब 34 में पे आ जाओ। लोक देवता तेजाजी, पेमल, अब इनमें से सही कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तेजाजी, पेमल, ये सुमेलित नहीं है भैया। बाकी के रामदेव जी मेड़ा दे, पाबू जी कमला दे, गोगा जी वाचल, ये सब में इनकी माता का नाम राम कमरी था, तेजाजी का। ठीक है, तो इनकी का तो रामदेव जी का मेड़ा दे था, पाबू जी का कमला दे था, गोगा जी का वाचल था, ये सब था। ठीक है, राम मुझे दे, राम मुझे दे, राम मेड़ा दे, गंगा जल वाचल, गोगा जी वाचल, गोगा छलिया, गोगा छलिया। ठीक है, तेजा राम, तो तेजा थे तेजा जी और राम थे राम कुमारी, तो याद हो जाएगा तेजा राम। ठीक है, तेजा की पत्नी का नाम था भाई, क्या था? पेमल। तेजा की पत्नी का नाम था पेमल। पत्नी रख दी यार, मैं गलत कर रहा हूँ ना, माँ की जगह पत्नी को नहीं रखना चाहिए ऑप्शन में यार, और कुछ रख देते। सुमेलित नहीं है। हड़बू जी बेंगटी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी पांचोटा, धन्ना जी, धन्ना भगत, यही नहीं है। ठीक है, धन्ना भगत होना चाहिए। धन्ना जी का संबंध धन्ना भगत से है, जो राजस्थान के टोंक जिले के धुवनकला गांव के निवासी थे। वे भक्ति आंदोलन के संत कवि थे। ठीक है भाई, धन्ना जी को शंभुदड़ा से जोड़ा गया है। अगला, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो मल्लीनाथ जी। पत्नी ने तुलसीदास जी को बदल दिया पूरी तरह। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के बता जल्दी से। लोक देवता कल्ला जी राठौर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। ठीक है, तो याद रखना, सीधा क्वेश्चन है। कल्ला जी के समय उदय सिंह। 38वां क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा। ठीक है, कहाँ पे भाई? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर जिले में। ठीक है, बाड़मेर जिले का शुभंकर बताना, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख दो, और पंचगौर भी लिख देना। बीठू मैया
के रीवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो गोगा जी का, ठीक है। तो गोगा जी के बारे में बात करें ये, ठीक है। गोगा नवमी भी मनाई जाती है बड़ी श्रद्धा से। हनुमानगढ़ जिले की। हाली वर्ड क्या है? हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? और गांठ गिननी हुई है तुम्हें 9 पेपर में, ठीक है। और गांठ है और गिन राखड़ी में 9 गांठें होती हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना ये राखड़ी वाली बात। और 9 गांठें किसको दर्शाती हैं ये भी पूछा जा सकता है। नवग्रहों को दर्शाती हैं और नव दिशाओं को भी दर्शाती हैं, पूछ लिए जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्कॉलरशिप एंड स्कूटी स्कीम सितंबर 2025 में किस वर्ग के छात्रों को लाभ देती है? कक्षा 12 उत्तीर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में किस माह में हुए? तो नवंबर में हुए थे, ठीक है। ये याद रखना है। लाडो प्रोत्साहन ये करंट से रेट है। योजना के तहत नवजात बालिका को कितना बचत बॉन्ड दिया जाता है? 1.5 लाख, ठीक है। याद रखना, सीधे सीधे ये तो। वैसे आजकल क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं। किस योजना के तहत राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में मैदान निर्माण की घोषणा की गई? तो नरेगा खेल मैदान योजना के तहत, ठीक है। हो जाने चाहिए यार। अगला देखो 45वां, अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत LPG सब्सिडी देने की घोषणा की? उजाला नहीं है, उजाला नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री रसोई गैस, ये राजस्थान जीवन ज्योति नहीं है, ग्राम विकास योजना नहीं है, ये नहीं है। तो रसोई गैस सब्सिडी यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। DBT के बारे में देख लो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। LPG 500 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। अगला देखो 40वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार? महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। अगला देखो 47वां, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? 8 लाख, ठीक है। तो ये आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। 70 वर्ष से अधिक वालों को 5 लाख का कैशलेस। और फिर ये थोड़ा सुधार कर दिया इसमें 8 लाख। RTOPS योजना राजस्थान में किस उद्देश्य से शुरू की है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ओलंपिक पदक लक्षित प्रशिक्षण के लिए RTOPS। तो ये याद रखना भाई, ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये याद रखना। RTOPS का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, दिल से आवाज़ आ रही है RTOPS के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना, RTOPS की फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया। 49वां क्वेश्चन देखो, सितंबर अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई? कक्षा 12 की मेधावी छात्र के लिए, ठीक है। फ्री लैपटॉप ऐसी अच्छी चीज़ है, यूज़ करना आना चाहिए। कोई सारी चीज़ें अच्छी यूज़ करने की बात है। हाल ही में किस खेल के राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते? तो स्केटिंग में, ठीक है। हाँ भाई 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और करा दूँ आगे, ठीक है। हाँ अगला सेशन जो है छोटा तो भी रख लेंगे, ठीक है, और बढ़ा देते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब वापस ही हो गया, ठीक है, वापस हो गया नहीं, वापस हम वापस कर लेंगे, आ गया, करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लग गया सुहाने। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 24 मिनट हुई हैं अभी तो, 50 क्वेश्चन हो गए, कर लेंगे जल्दी जल्दी। देखो कौन सा युग्म गलत है? गलत देखो भाई, तो कालीबंगा तंदूरी चूल्हे बिल्कुल सही बात है। आहड़ यूनानी मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। बड़ेश्वर छल्लेदार मिट्टी के बर्तन। बागोर लोहबट्टियाँ नहीं बालाथल में मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं लोहबट्टियाँ? बालाथल में, बालाथल, ठीक है। 52वां देखो, बनासियन बुल किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ से संबंधित है भाई, ये याद रखना, बनासियल, ठीक है। आहड़ सभ्यता
से मिट्टी से बनी एक सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनासियल बुल कहा गया है। ठीक है, तो किस स्थल में 6 से 36 मुद्राएं सूती कपड़े में लिपटी मिली हैं? बैराट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 मुद्राएं सूती कपड़े में मिली हुई हैं बैराट। बैराट की बीजक पहाड़ी से 36 मुद्राएं, 8 पंचमार्क चांदी की और 28 इंडो ग्रीक की। ये भी याद रखना भाई, 8 पंचमार्क चांदी की और 28 किसकी हैं? इंडो ग्रीक की। रुई के कपड़े में लिपटी मिली है। आर्य सभ्यता से कौन सा अनूठा प्रमाण मिला है? बिना हत्थे का जलपात्र, ये मिला है। ठीक है, आर्य सभ्यता। तो इसको आहार सभ्यता के 2-3 नाम बता दो मुझे। आहार सभ्यता के 2-3 नाम बता दो जल्दी जल्दी। अब देखो 55वां क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता के से प्राप्त प्रमुख प्रमाण क्या मिला है? नौबट्टियाँ अभी आया था। ठीक है, तो याद रखना। राजस्थान में भौतिक स्वरूप को उच्चावचवा या धरातल के आधार पर कितने प्रदेशों में बांटा है? 4 प्रदेशों में, सबको पता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली मरुस्थल, अरावली पर्वतीय और पूर्वी मैदान और दक्षिणी मैदान, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये और डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल में क्या है? ठीक है, अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत को भी 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इनकी चोटियाँ आती हैं यार, चोटियों का क्रम आता है, उन चोटियों को जरूर याद रख लें। चोटियाँ, ठीक है, उत्तरी अरावली की कौन सी चोटियाँ, इनको क्रम में जमाइए। ठीक है, वहाँ से चोटियाँ का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तगड़ा वाला। पूर्वी मैदान बनास। ठीक है, अगला देखिए असंगति। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में है, असंगत बताना है। यह प्रदेश शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बांटा गया है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रदेश को भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, बिल्कुल सही बात है। यह एक बृहद रेतीला मैदान है जिसका संपूर्ण विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। उच्चावच की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश को 3 प्रदेश, नहीं गलत बात है। ठीक है, तो ये चौथा ही गलत है, तो यहाँ पे बाकी के सब सही है। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उच्चावच की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया? 4 उप प्रदेशों में बांटा है। महान मरुस्थल, बाड़मेर जैसलमेर, लघु मरुस्थल और ये अर्धशुष्क प्रदेश। 58 देखो, पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का विस्तार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं है? तो भालेरी चूरू में नहीं है। ठीक है भाई, इन सब में है। पवना, ये सब इसका डिटेल दे रखा है। नेक्स्ट देखो सूची, बालुका स्तूप बनते स्थान मिलाने। बरखान कहाँ पे मिलते हैं भाई? बरखान कहाँ पे मिलेंगे? ओसिया में। ठीक है, अनुप्रस्थ कहाँ पे मिलेंगे? हनुमानगढ़ में। और तारा बालुका कहाँ पे मिलेंगे? मोहनगढ़ में। और पवनावर्ती कहाँ पे मिलेंगे? बाड़मेर में। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो इनको ढंग से देख लेना भाई। ठीक है, अब आगे देखो 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गग्गर का मैदान के बारे में सही कथन है? तो इसका क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का एक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। गग्गर नदी का तल जिस स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, नाली कहते हैं। ये नाली वर्ड भी पूछा जाता है अलग से। इसी की एक शाखा दृष्टद्वती की शुष्क घाटी नौहर बादरा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त 3 सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और गग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला 61वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? नाग पहाड़। ठीक है, तो ये इनके बारे में बताइए। डोरा पर्वत कहाँ है? बिलाली कहाँ पे है? नागपानी कहाँ पे है? तो ये देखिए, हाँ मैंने कहा था ना इनकी चोटियाँ। तारागढ़ 873 याद रखना। पश्चिमी सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ, नागपाड़ 795, इनको भी याद रखना। तारागढ़ 873, नागपाड़ 775। ठीक है, तो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर एवं चौड़ाई कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक है, टाटगढ़ तहसील में दूर महाराज जी की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। ब्यावर में 4 दर्रे हैं जिनके नाम है बार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट दर्रा, देवारा। ये भी याद रखने हैं आपको। देखो आगे, सुमेलित नहीं है। शेर सिरोही में ही है, ऋषिकेश सिरोही में ही है। अचलगढ़ कहाँ पे? अचलगढ़ बताओ कहाँ पे? कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है, अचलगढ़ कहाँ पे ये बताओ जल्दी से मुझे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चोटियों के बारे में, कौन सी कहाँ पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए, तो अचलगढ़ के बारे में बताइए ना, कितनी ऊंचाई उसकी, कहाँ पे पड़ती है अचलगढ़। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये रही, इसकी ऊंचाई 1380 मीटर। तो ये सारी चोटियाँ याद रख लेना, कहीं फिर कहो पेपर में बताया नहीं। असंगत कथन, अरावली विश्व की प्राचीनतम, बिल्कुल सही बात है। उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक 680 किलोमीटर है। 680 है का 692 किलोमीटर, कितने 692 किलोमीटर, ये रही। ठीक है, यहाँ पे दे रखें, बाकी सब सही है। अरावली राजस्थान का उत्तर, ठीक है, 550 किलोमीटर। अरावली प्रदेश को 3 प्रमुख उपदेश, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64वां, उत्तरी अरावली प्रदेश की निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ कौन सी है, क्रम से लगाओ, मतलब सबसे ऊंची बतानी। तो सिरबासा तो 651 है, बाबाई 780 है, बिलाई 775 है, मनोहरपुरा 747, बेवाई है, बाबाई 780 है। तो ये भी याद रखना भैया, अब पेपर वाला पेपर इतना तगड़ा ही बना सकता है, बीच में से दे सकता है, और तगड़ा तो क्या बनता है। अब बस आपकी मेमोरी काम करनी चाहिए। बाबाई 780, बाबाई 80 उम्र पे बाबा, ठीक है। 51 पे सिर पे 51 की उम्र तक तो सिर पे बोझ रहे भैया। मनोहर उम्र चलते 47 47 चलते का जब तक मनोहर रहता है। बेलाली 75, ठीक है, 75 पे लाली याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये और इनकी चोटियों की ऊंचाई दे रखी है। जयगढ़ कितनी है 648, बरवाड़ा कुछ को मैं नाम ले देता हूँ ताकि आपको फोकस हो जाए। 686, भानगढ़ को किलो देखे हो 649 मीटर है, ठीक है। बिलाली 775, लाली 75 पे बुलाली, ठीक है। ये कुछ आपको याद हो जाएंगे। अरवर किला भी याद देख लेना 597। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊंचाई के आधार पर बढ़ते क्रम में चोटियों का सही क्रम है। तो सही क्रम है सज्जनगढ़, आबू पर्वत, देलवाड़ा, शेर, ठीक है। तो ऊंचाई के आधार पर बताना है कि आपको ऊंचाई पता, ऊंचाई लिख के बताओ जल्दी से। वैसे मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ, फिर भी आप एक बार कमेंट में लिख देना। ये सारी दे रखें, ऋषिकेश की 1017 है, ठीक है। अचलगढ़ की 1380, शेर की 1597, ठीक है। दिलवाड़ा की 1442, आबू की 1295, सब ठीक है। अगला देखो, महाद्वीपों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 9% भाग पर फैला है, बिल्कुल सही बात है। एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग 30% भाग पर फैला है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं। अगला देखो, आगे इसमें ऑप्शन, एशिया व अफ्रीका विश्व के लगभग आधे भाग पर है, बिल्कुल सही बात है। यूरोप विश्व के 8% भाग पर नहीं है, 6.8% भाग पर, 6.8%, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके, सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका प्रतिशत दे रखा है। तो एशिया 29.5%, अफ्रीका 20.4%, और यूएसए मतलब उत्तरी अमेरिका 16.5%, ठीक है। और अंटार्कटिका 9.2%, और दक्षिणी अमेरिका 12% है, और यूरोप 6.8% है, और ओशिनिया 5.6% है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो भाई, विश्व का संभावित 8वां महाद्वीप है जिलैंडिया। ये आपको याद रखना है, जिलैंडिया किस साइड पड़ता है, ठीक है। इसमें न्यूजीलैंड वगैरह आते हैं, ठीक है। जिलैंडिया 8 करोड़ वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया से एक स्थल भाग टूटकर अलग हुआ जो जिलैंडिया महाद्वीप था, परंतु इसका 94% भाग दक्षिणी प्रशांत में जलम डूब गया, ठीक है। 6% भाग आज न्यूजीलैंड के रूप में है। तो जिलैंडिया था, ठीक है, 8वां महाद्वीप। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, जिलैंडिया वाला। एशिया महाद्वीप से संबंधित सत्य बताओ। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश साइबेरिया, गलत बात है। लाल सागर एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, बिल्कुल सही बात है, लाल सागर, रेड सी। आसियान का 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर नहीं है, ठीक है। और पामीर की गांठ सबसे ऊंचा पठार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है चीन। कौन सा है, चीन। साइबेरिया रूस का एशिया वाला भाग है। रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बना, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पापुआ न्यू गिनी द्वीप के निकट स्थित है, ठीक है। पामीर की गांठ विश्व की छत कहलाती है।
परंतु पामीर की गांठ पठार नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें। नेक्स्ट देखो, और जब पामीर की गांठ की 4250 मीटर ऊंचाई, हम 69 पे पहुंच गए भाई। कथन वाला कथन कारण ओबे येनेसी व लीना नदी अपने निचले भाग में दलदल का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही बात है। ओबे येनेसी व लीना आर्कटिक महासागर में गिरती हैं तथा इनका मुहाना शीतकाल में जम जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही बात है। कथन कारण दोनों सही हैं और कथन की व्याख्या कारण सही कर रहा है। अगला देखो, निम्न में से एशिया महाद्वीप की आंतरिक नदी है। आंतरिक बताओ। दजला फरात नहीं है। रेड नदी वियतनाम में भैया। सालवन नदी कहाँ पे, तुम बता जाओ जल्दी जल्दी। आम दरिया व सर दरिया नदी, ये यही आंतरिक नदी है एशिया महाद्वीप की। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप में से बहुत लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। मृत सागर इजराइल जॉर्डन सीमा पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। विश्व का सबसे नीचा -418 मीटर स्थान है। तोनले सोप झील कंबोडिया में स्थित दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की। बिल्कुल सही है। ठीक है। अरल सागर झील कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित झील है, जिसका आकार लगातार घट रहा है तथा लवणता बढ़ने से पहले मछली मर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली नहीं है, बोनगोलू है। ठीक है, कौन सी है, बोनगोलू झील। बोनगोलू नहीं, बोन झील। 330%। ठीक है, आपको याद रखना है। आकार में सबसे बड़ी है। 72वां क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ पे भैया। गोबी मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। क्या मंगोलिया में। उलन बटोर, मंगोलिया राजधानी क्या है, उलन बटोर। कराकोरम मरुस्थल कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में। और नेगेव नजीब मरुस्थल कहाँ पे, इसराइल में। टकला मकान तो भैया चीन में। टकला मकान कहाँ पे, चीन में। टकला मकान कहाँ पे, चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। काराकोरम कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में। नजीब कहाँ पे, इसराइल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मिलान करने पर्वत और स्थान। हिंदू कुश कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। कुल्लूर पर्वत कहाँ पे है, चीन में। टॉरस पर्वत कहाँ पे है, तुर्की में। टॉरस तुर्की। फिजियामा, ये नाम दे पता चलो, जापान में। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा दूसरा सही। 74वां क्वेश्चन देखो, हिमालय में सर्वप्रथम किस भाग का निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, गर्मी लग रही है भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल गर्म कमरे में बैठा हूँ, पसीना टप टप कर रहा है। कथन, कश्मीर घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी द्वारा मुख्य हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के अवसादों से हुआ। दोनों सही बात है। अब देखो, पर्वत श्रेणी और स्थिति। पीर पंजाल कहाँ पे भाई, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। नीगी टब्बा कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये तो सामने मिल रहा है। डोक्यो पर्वत कहाँ पे, सिक्किम में। डोक्यो पर्वत, डोक्या सिक्का लेके डोक लियो। शिवालिक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। शिवालिक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये सब सही है, पहला ऑप्शन सही है हमारा। 77वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या मिनट है देखो, 38 मिनट है, बस ज़्यादा ना है, तुम तो 2x पे देखेंगे। निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है, असम। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही चीन की ओर से पर्वतारोहण करते हैं क्योंकि हिमालय की उत्तरी ढलान पर बर्फ है कम है, गलत बात है। हिमालय की दक्षिणी ढाल ऊपर का, गलत बात है। हिमालय की चीन की ओर उत्तरी ढाल मंद तथा भारत की ओर ढाल तीव्र है, ये सही है। चीन सरकार पर्वतारोहियों को नया ऐसा अनुदान दे देगी, चमगादड़। निम्न में से भारत की सबसे ऊंची चोटी, नंगा पर्वत। ठीक है भाई, K2 दे रखा नहीं है, नहीं तो K2 होती। ठीक है, 86-11, फिर कंचनजंगा भी नहीं दे रखी है, 85-98, फिर नंगा पर्वत दे रखी। ठीक है भाई, नंगा पर्वत कितना है, 81-26, याद रखना भाई। भारत की कुछ चोटियाँ हैं, K2 और 86-11 है कंचनजंगा, 85-98 कंचनजंगा, नंगा पर्वत 81-26 जम्मू कश्मीर, जो सिक्किम में, जो पीओके में।
नंदा देवी 78-17 मीटर उत्तराखंड, नामचा बरवा 77-55 मीटर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहीं से कौन सी नदी मुड़ती है बताओ, उसका नाम क्या पड़ जाता है फिर। 21 क्वेश्चन है, 80 में देखो, मध्य हिमालय या लघु हिमालय है हॉगवैक का उदाहरण है। जिस पर्वत की दोनों भुजा व ढाल समान हो हॉगवैक कहलाता। बिल्कुल सही बात है। कथन कारण की व्याख्या भी हो रहा, दोनों भी सही है। हॉगवैक किसे कहते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन। वह पर्वत जिसकी दोनों भुजा बराबर हो, दोनों ढाल बराबर हो, उसे हॉगवैक कहते हैं। ठीक है, 81वां क्वेश्चन। अब ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है भैया। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विशेषताओं से सबसे अधिक संबंधित है। मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ, यह शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार, सीखने और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान का, ये स्टीफन ने कहा था भाई, पील ने कहा था। किसने कहा था? पील ने कहा था, उल्टा कर दिया है। पील ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का क्रमिक, ये इसने कहा था स्टीफन ने। ये बात इसने कही थी, ये बात इसने कही थी। ठीक है, कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, बिल्कुल सही बात है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थाओं के मनोविज्ञान, बिल्कुल सही है, तत्वों का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, कथन तीसरा और चौथा। तो ये मैंने तुम्हें बता दी, पील वगैरह ने ये चीज़ एक्सचेंज हो गई। ठीक है, 83वां, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति विकसित करने में मदद करता है, जिससे वे परिस्थिति के अनुरूप शिक्षण विधि का चयन कर सकें। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण के लिए विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को अपनी सीमाओं को समझने और उनके निदान को, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में, केवल बात पर रुक जाकर भाई, तो ये बात गलत है। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन रह जाएंगे दूसरा ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा सही। 84वां क्वेश्चन देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में लिंड ग्रीन 1972 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो, देखो इंग्लिश और ऐड है थोड़ी सी बीच में। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामूहिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन शामिल है। साथ ही इनसे संबंधित समस्याओं के निदान पर भी बल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें अवलोकनीय प्रक्रिया जैसे लिखना एवं बातचीत करना तथा गैर अवलोकनीय प्रक्रिया जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति, विस्मृति दोनों अध्ययन करना। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र केवल बात पर रुक जाकर केवल व्यक्ति के जन्म से किशोरावस्था तक की शिक्षा क्रियाओं तक सीमित है। अगला देखो, सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर, ये सी बात सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तीसरा गलत था, केवल वाली बात। ठीक है, यहाँ पे देखो, लिंडग्रीन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, वहाँ पे किशोरावस्था तक तय रखी बस। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने में बाधक के रूप में कार्य करता है? अपर्याप्त प्रेरणा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की कमी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी, पाठ्यचर्या का कठोर स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन। 86वां क्वेश्चन, कैरोल के स्कूल लर्निंग मॉडल के अनुसार अधिगम की सफलता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है विद्यार्थी की क्षमता और पूर्व ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग 1965 कैरोल के वाला। 87वां क्वेश्चन, E.L. थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पशु अधिगम प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा के वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किए, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बारे में उन्होंने बताया, फिर जॉइंट डूइंग ने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बताया। अगला देखो 88वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार, ये बात सही है भाई। ठीक है, 89वां क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान के एक विज्ञान मानने का आधार क्या है? अवलोकन, प्रयोग, ये सब सारी विधियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, अगला को देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत
मत वर्गीकृत किया जा सकता है? वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? अधिगमकर्ता। 91वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक स्कूल के संबंध में सही है? तो ये सही है। यह अंतर निरीक्षण विधि द्वारा चेतना को संवेदना, प्रतिमा और अनुराग के तत्वों में विभाजित करने पर अधिक आधारित है। अगला देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इसके प्रभावी उपयोग में बाधक नहीं है? तो ये तथ्यों का उपयोग में वस्तुनिष्ठता का पूर्ण पालन, ये बाधक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यचर्या के निर्माण में किस सिद्धांत पर आधारित सहायता प्रदान करता है? तो छात्रों की आवश्यकता, विकासात्मक विशेषताओं, सीखने पैटर्न और समाज की मांगों का समन्वय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 94वां क्वेश्चन, सीखने की परिस्थिति को प्रभावी बनाने के लिए लिंडग्रेन के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? तो विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो सीधी बात है। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें हो जाती हैं। पैसंत का लेन देन बच्चा सिखावे। समूह गतिकी के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान का नया उद्देश्य। ठीक है, तो यही हम क्लोज करते हैं। बाकी के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो थोड़े से इम्पोर्टेंट थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वीडियो में आगे चल नहीं पाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट लाएंगे, नहीं तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।